नमस्कार, मैं हूं फौजिया खान। आप देख रहे हैं ताज न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। सदर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। 3 कुंटल मादक पदार्थ सहित एक व्यक्ति हिरासत में। भाजपा सांसद देगी बिजली विभाग के खिलाफ धरना। बिजली की समस्याओं से शहरवासियों को हो रही है बेहद परेशानी। समाजवादी पार्टी ने जताई नाराजगी। पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। एक बार फिर से हो विचार। और गरीबों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को विभीषण ही लगाते हैं चूना। सपा नेताओं ने जताई जनता के साथ सहानुभूति। और अब खबरें विस्तार के साथ। थाना सदर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक व्यक्ति के कब्जे से पुलिस ने 3 कुंतल मादक पदार्थ बरामद किया, जिसे आगरा में सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब इस व्यक्ति के आकाओं की तलाश में जुट गई है। थाना सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें तकरीबन 3 कुंटल मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया की जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कई गुना बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इसकी मदद से नशे के इस काले कारोबार से जुड़े इसके आकाओं तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 3 कुंतल पोस्ता और डोडा पाउडर मिला है। डोडा पाउडर आटा के और पशु आहार का जो पैकेट होता है उसमें छिपा के रखा गया था और उसी पैकेट में सप्लाई किया था। जिसको खोल के चेक किया गया, देखा कि उसमें मादक पदार्थ है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है थाना मंटोला से। ये कैरियर है, ग्वालियर से ये मादक पदार्थ लाता है। वहाँ से राजू नाम का एक व्यक्ति जो इसको सप्लाई करता है और आगरा के कई व्यक्ति हैं जिसको ये सप्लाई करता है। उन व्यक्तियों के बारे में भी हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी उनको भी हम गिरफ्तार करें। महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा ने केंद्र सरकार के फैसले से जताई नाखुशी। संगठन के पदाधिकारियों ने एलपीजी व सीएनजी गैस मूल्य वृद्धि को गलत ठहराया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर जनमानस के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठाई। जिला मुख्यालय पर अपनी समस्या लेकर आए ये लोग सपा अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी हैं, जिनकी नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ है। आए दिन बढ़ रही महंगाई से कुपित सपाइयों ने कांग्रेस सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई और गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को जनमानस की उम्मीदों पर कुठाराघात करार दिया। वकीलों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग उठाई है। हम लोग महंगाई के विरोध में आए हैं, क्योंकि आए दिन केंद्र सरकार कभी रसोई पे दाम, कभी डीजल पे दाम, कभी पेट्रोल पे दाम बढ़ा देती है। तेल कंपनियों से इसका पूरी तरीके से अधिकार खत्म हो गया है। कल सीएनजी पे जिस तरीके से 13 रुपये एक साथ बढ़ाए गए, ये मार अब गरीब पे पड़ेगी, क्योंकि 13 रुपये बढ़ने के बाद अब सीएनजी से चलने वाले चाहे ऑटो हो, चाहे बसें हों, चाहे अन्य वाहन हो, वो सारे के सारे अपने माल भाड़े में, किराए भाड़े में वृद्धि करेंगी। बच्चे जो स्कूल ऑटो ले जाते थे वो वृद्धि करेंगे। गरीब आदमी कैसे जिए? ऐसे हम वोट के माध्यम से कि उनको कहें कि इन पे तुरंत दाम को बढ़ाया जाए, नहीं तो अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी आगे अपना ज्यादा और विरोध तीव्र करेगी। अधिवक्ता सभा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के फैसले जनता की जेब पर अतिरिक्त भार डालते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के जरिए सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार की अपील की है। कमिश्नरी सभागार में संपन्न हुई मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, जिसमें मंडल भर से आए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलेवार हुई मासिक समीक्षा में विकास कार्यों की प्रगति पर ज्यादा जोर दिया गया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सख्त हिदायत दी गई है। हर महीने संपन्न होने वाली समीक्षा बैठक में मंडल भर के अधिकारियों से प्रगति जानी गई, मगर कई विभागों के जवाब से मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर बेहद खफा दिखे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उन्होंने खासी नाराजगी जताई।
उन्होंने संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक को विभिन्न योजनाओं में कमी की जांच निर्देश दिए, जबकि सभी डीएम्स को ऐसे डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की संस्तुति करने के निर्देश दिए जो फर्जी मेडिकल और गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं। उन्होंने जनहित गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, मगर उनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी सीडीओस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चर्चा की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखने के निर्देश भी दिए। 23 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी एमडी ऑफिस पर करेगी विशाल धरना प्रदर्शन। विकराल रूप धारण करती जा रही बिजली की समस्या को लेकर सांसद सीमा उपाध्याय के नेतृत्व में ये धरना दिया जाएगा। सांसद सीमा उपाध्याय ने बताया कि 10 सूत्रीय मांगों के लिए विभाग को 22 जनवरी तक का समय दिया गया है और सुनवाई न होने पर 23 तारीख को विभागीय अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। बसपा सरकार में बेशक बिजली विभाग उपाध्याय परिवार के इशारे पर नाचता हो, मगर सत्ता के साथ अब उसके भी मिजाज बदल गए हैं। लाख समझाने के बाद भी जो अपने पूर्व मंत्री और सांसद सीमा उपाध्याय की बात को अनसुना कर रहा है। बिजली समस्याओं को दूर कराने के लिए नीले खेमे वालों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया, मगर नतीजा आज भी जस का तस है। ऐसे में सांसद खेमे में विद्युत विभाग के खिलाफ खासी नाराजगी है। सांसद सीमा उपाध्याय ने अपने निवास पर हुई बैठक के दौरान 23 जनवरी को विशाल धरना देने के लिए भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि बेटा हम तो सोच रहे थे हम अंधेरे में ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे अंधेरा देख देख कर अपना जीवन का गुजारा करेंगे। लेकिन धन्य है माननीय उपाध्याय जी बेटा कि तुम लोगों के सहयोग से हमारे गांव में बिजली आई है और हमारे घर पे हमारे चौके पर लेटू बोलते हैं, कल को लेटू चल रहा है। भाई मेरे बुजुर्ग ये हाथ उठाकर मुझे एहसास कराए कि पूरा चौधरी समाज मेरा बुजुर्ग मेरा भाई मेरे साथ है इस लड़ाई में, और आप लोग साथ होंगे तो ये सम्मान मांगे मान ली जाएंगी। और 23 तारीख को मैं धरना देने जा रही हूँ। मैंने अभी कहा है या तो इन बात मांगों को माने, जवाब दें, नहीं तो हम धरना देंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों भी बसपा नेताओं ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से मिलकर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था, मगर सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इससे चुनावी मौसम में पार्टी को जनता का हितैषी बनने का एक मौका जरूर मिल गया, जिसे कैश कराने में कम से कम बसपा तो नहीं चूकने वाली। उसने 22 जनवरी तक का समय विभाग को दिया है। इसके बाद पार्टी के तमाम नेता 23 जनवरी को एमडी ऑफिस पर विशाल धरना देंगे। अंबेडकर विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव शुरू हो गया। छात्र संघ चुनाव के लिए खंडारी परिसर में सुबह से ही छात्रों का जुटना शुरू हो गया। विश्वविद्यालय में 11 पदों के लिए 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके लिए 2200 छात्र मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वायदों की बात तो बहुत दूर की है। पिछले 6 साल से मैं छात्रों के बीच में लगा हुआ हूँ। छात्रों की हर समस्या पे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इवन उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पे भी हमने विशेष ध्यान दिया है। मदद करते हैं, मदद करवाते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करवाते हैं। NSUI, ABP और समाजवादी छात्र सभा तीनों मैदान में है, कड़ी टक्कर है, तो आप कैसे मानते हैं कि आप कैसे जीत पाएंगे? मैं उनसे टक्कर नहीं मानता। मेरा काम है, मैंने कोशिश की है। अगर छात्रों को मैं अच्छा लगा, उन्हें लगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी उनकी मदद कर सकता है, तो मुझे जरूर जिताएंगे। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और बस इलेक्शन देना था। जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, जो हैं, मुझे पता है, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनको वोट दे दिया। क्या चाहती है, कैसा कैंडिडेट चुन के आना चाहिए? वही जो इस कॉलेज के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर दे। उत्साह तो है, बिकॉज बहुत सारा कुछ इनके साथ, मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इनके लिए। अब देखिए कितना एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरते हैं। कैसा प्रत्याशी चाहती है जिसको आपने वोट दिया? जो एक्टिव हो, मेनली वो एक्टिव हो, हर एक काम के लिए अपने आप इनिशिएटिव ले। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में आप के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बरेली के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की माने तो उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार की दाल नहीं गलने वाली और हम इस तरह के हमलों से डरने वाले नहीं हैं। जो कल हमारे कौशाम्बी ऑफिस में कुछ उग्रवादी लोगों ने हमला किया, उसके अगेंस्ट में हम आज डीएम को ज्ञापन देने के लिए आए थे और वो अभी हम देख के हम अपनी एक कचहरी में बताना चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर हैं, हमें हल्के में ना लिया जाए।
कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइंट रूप से सेलिब्रेट करते रहे। अब वो केक आम आदमी पार्टी ने खींच लिया और जनता की तरफ दे दिया, तो बौखलाहट तो निश्चित है बीजेपी और कांग्रेस में। हाथ पैर से लड़ाई होगी, हम तब भी निपटेंगे, और शिष्टाचार से लड़ाई होगी, हम सर्वोपरि निपटेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ताज न्यूज। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोकुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
जहां सरकार मलिन बस्तियों का विकास कराने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, तो वहीं कुछ ठेकेदार और अधिकारी सरकार की इसी मंशा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इस बार भी बोदला के राहुल नगर और अब्बास नगर में कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सपा नेता काफी आक्रोशित हैं, तो वहीं ठेकेदार अपनी मनमानी कर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आपको बता दें कि ये कार्य डूडा के तहत कराया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर बोदला के राहुल नगर और अब्बास नगर की है, जहां की जनता सालों से यहां के विकास की बाट जोह रही थी। इनका इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन क्षेत्र के विकास का सपना आज भी मानो जैसे सपना ही हो, क्योंकि यहां डूडा द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन यहां इस्तेमाल हो रहा माल पूरी तरह से घटिया है, जिसे लेकर क्षेत्रीय लोगों में भी खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि यहां जो सामग्री लगाई जा रही है वो बहुत ही घटिया है। यहां काम को रुकवाकर नाराजगी जताने वालों में सपा के नेता भी मौजूद रहे। उनका कहना था कि सरकार की ओर से हमने यहां करीब 2 करोड़ रुपयों के कामों की स्वीकृति दिलाई थी, लेकिन डूडा के निर्माण अभियंता सीमेंट की जगह रेत और बालू से ही निर्माण करा रहे हैं। ईंटों की भी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। नहीं, ये काम संतोषजनक नहीं है। मैं कल भी यहाँ पे आया था और मैंने जब देखा कि पीली ईंट यूज की जा रही है, सीमेंट का जो कायदे से मिक्सचर लगना चाहिए वो भी नहीं लग रहा है, तो मैंने कल भी जेई को यहाँ बुला के समझाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जेई ने कुछ नहीं किया है। और आज आप लोग कंडीशन देख ही रहे हैं, सब तरफ निर्माण कार्य में घपला किया जा रहा है सामग्री के अंदर। तो इसमें डीएम साहब से भी आगे भी आज गए थे, लेकिन मिल नहीं पाया उनसे। कल उनको कंप्लेंट करनी है। बाकी मैंने शहरदक जी की नॉलेज में डाल दिया है पूरा मैटर संज्ञान में डालने के बाद ये बात हो गई है कि जो बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है वो काम कराया जाएगा, और कोई भी ठेकेदार या कोई विभाग गलत काम करेगा तो उस काम को रुकवाने का काम हम लोग करेंगे। ताज न्यूज को यहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। नालियों में भी पीली ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिर कब तक ये चल पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन यहाँ हो रहे काम की गुणवत्ता को देखकर यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। ये कई साल बाद तो नंबर आया इस रोड का, और फिर भी माल सही नहीं लगाया जा रहा है। इस पर पीला ईंट है और जो सीमेंट है वो कम लगा रहे हैं। एक ट्रॉली में 3-4-5 बोर डाल रहे हैं कट्टे, वो कैसे कामयाब होंगी। और जो कि हम लोग कह रहे हैं उसके बाद में भी कोई काम मतलब जो ढंग से नहीं हो रहा है। और एक ट्रॉली में जो समझ लीजिए 3-4 कट्टे से ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं माल। ईंटें जो समझ लो उखड़ रही हैं, मतलब काम होने में भी। उसके बाद में भी मतलब जो है विकास हम इतने लोगों ने कहा, उसके बाद में भी ऐसे ही हो रहा है। किस विभाग के तहत ये काम कराया जा रहा है? जैसे सर अब ये मेरे डूडा के उसमें हो रहा है सर जी। दिक्कतें यहाँ पर यही है कि देखो आए दिन लोगों के सर फटने से बच जाते हैं, पानी भरा रहता है, उसकी कोई समस्या हल नहीं होती है। कितना भी नेताओं से कहो या किसी सभासद से कहो, कोई मामला हल नहीं होता है। और अब भी समस्या हल होने की भी आई है, तो उसमें ईंटा ऐसी लग रही हैं कि जो कि पानी 2 दिन पड़ जाए वो घुल के वैसे ही हो जाएगी। तो सुना आपने कि क्या कहना है इन क्षेत्रीय लोगों का। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हो रहे काम की क्या गुणवत्ता होगी, क्योंकि यहाँ काम कर रहे ठेकेदार की मनमानी के चलते ये लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जब ताज न्यूज की टीम ने ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो अपने शहर से बाहर होने की बात कहते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको यहाँ भी ये भी बता दें कि डूडा और विवाद दोनों ही एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं, जिसका एक और उदाहरण अभी हाल ही में हुए जिलाधिकारी के नराइच में बन रहे सामूहिक भवन की गुणवत्ता के निरीक्षण में सामने आया था, जिस पर विभाग को करारी फटकार लगाई गई थी। जाति प्रमाण पत्र न बनाने पर धनगर समाज अब जेल भरो आंदोलन चलाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को हरियाली वाटिका में धनगर समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। शासनादेश जारी होने के बावजूद प्रशासन द्वारा धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करने के विरोध स्वरूप धनगर समाज जेल भरो आंदोलन चलाएगा। यह ऐलान किया है धनगर समाज के प्रांतीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन सही रवैया नहीं अपनाएगा वह विभिन्न जनपदों में जेल भरो आंदोलन का क्रम जारी रखेंगे। धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में हम हाई कोर्ट से भी जीत गए, नेशनल कमीशन से भी जीत गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2013 को शासनादेश भी जारी कर दिया, लेकिन धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने में वो शासन और प्रशासन आनाकानी कर रहा था। इसी संबंध में 12 दिसंबर 2013 को फिरोजाबाद में हम ज्ञापन देने जा रहे थे, तो हम लोगों पर निहत्तों पर लाठीचार्ज हुआ और हमें जेल भेज दिया गया। हम लोग काफ़ी जेल गए। इसी संबंध में 30
जनवरी से जेल भरो आंदोलन पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र न बनाने पर धनगर समाज की हरियाली वाटिका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनने पर समाज के लोग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन 30 जनवरी से जनपद फिरोजाबाद में होगा। वहीं 1 फरवरी को धनगर समाज आगरा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आगरा की एमजी रोड हरि पर्वत पर फुट ओवर ब्रिज लोगों की सहूलियत को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन अब ये केवल सफेद हाथी बनकर रह गया है। बहुत ही कम लोग अब इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर यहाँ फुटपाथ पर रहने वाले लोग ही नजर आते हैं। बावजूद इसके नगर निगम अब एक और फुट ओवर ब्रिज स्पीड कलर लैब के पास बनाने जा रहा है। तो जरा सोचिए कि क्या वाकई इसके बनने से शहरवासियों का कोई भला होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एमजी रोड है महात्मा गांधी मार्ग, वो आगरा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोड वाली सड़क है। इसको लेकर पूर्व में एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हरि पर्वत चौराहे पर किया गया था। ये सच है कि उस फुट ओवर ब्रिज का उतना इस्तेमाल नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान एमजी रोड को एलिवेटेड रोड के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर विचार करने हेतु पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में अभी इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि यदि एलिवेटेड रोड बनने पर निर्णय हो जाता है तो फिर इसका उपयोग नहीं रह जाएगा। अगर एलिवेटेड रोड बनना है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, इसलिए अभी उसको नगर निगम के अधिकारी हुए बेकार। चौंकिए मत, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब नगर निगम में कोई काम नहीं होगा। यहाँ हमारा मतलब बेकार से इसलिए है क्योंकि शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम के करीब 17 ड्राइवर सहित 25 लोगों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसके चलते ये लोग अब कैसे कार में सवारी कर पाएंगे, इसलिए हमने कहा कि बेकार हुए निगम अधिकारी। देखिए ये रिपोर्ट। मामला सन 2008 का है। उस वक्त तत्कालीन नगर आयुक्त श्याम सिंह यादव नगर आयुक्त हुआ करते थे। उसी समय सीधे भर्ती के आधार पर 25 लोगों की भर्ती की गई थी, जिस पर तभी से उंगलियां उठ रही थी। एक अभ्यर्थी की नियुक्ति न होने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद एक जांच आगरा के तत्कालीन मंडलायुक्त को सौंपी गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को इसका जिम्मा सौंपा गया था, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। उसी के आधार पर इन नियुक्तियों को रद्द किया गया है। इसी इशू को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट योजित थी और रिट में एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें जांच रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के लिए शासन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। शासन द्वारा उस पर एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध मानते हुए या नियुक्ति प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण मानते हुए और उसमें अनियमितताएं पाए जाने पर उसे निरस्त किए जाने का आदेश किया गया था। तत्क्रम में नगर निगम आगरा के द्वारा आदेश पारित करते हुए उन समस्त नियुक्तियों के निरस्तीकरण विषय कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया। नगर आयुक्त ने ये भी बताया कि चयन प्रक्रिया के समय घोर लापरवाही उजागर हुई है, जिसके आधार पर ये कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में एक आदेश नगर निगम को दिनांक 6 जनवरी को कार्यालय में फैक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसके बाद अब इन लोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। वर्ष 2008 में आगरा नगर निगम में 25 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसमें से 7 क्लीनर और 1 फिटर और बाकी सब ड्राइवर्स थे, चालक थे। उन नियुक्तियों को लेकर कतिपय शिकायतें शासन को गई थीं, जिसके क्रम में शासन द्वारा एक जांच कराई गई थी। जांच में पाया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं गंभीर पाई गई हैं और इसके कारण जो तत्कालीन नियुक्त पदाधिकारी थे और चयन समिति के सदस्य थे, उनके विरुद्ध शासन द्वारा कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि जो खामियां जांच में सामने आई हैं, उनके सामने आने के बाद आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये संभव है, क्योंकि जिस चयन कमेटी में 6 से 7 लोग बैठे थे, उसमें किसी सदस्य ने तो अच्छे नंबर दे दिए तो किसी ने उस अभ्यर्थी को अनुपस्थित ही दर्शा दिया है। जो 5 नंबर के भी काबिल नहीं था, उसे इससे कई गुना नंबर भी दे दिए गए। तो वहीं इस प्रक्रिया में अपनों पर दिल खोलकर मेहरबानी भी की गई थी। बहरहाल शासन
प्रशासन के आदेश आने के बाद इन्हें तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अब ये सभी लोग अपने पक्ष में अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहे हैं। युवा संघर्ष समिति द्वारा भगवान टॉकीज चौराहा और शाह मार्केट पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां अधिवक्ताओं ने लोगों के बीच जाकर हाईकोर्ट बेंच के साथ बैराज और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग को भी शहर के लिए महत्वपूर्ण बताया। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अब अधिवक्ताओं ने नया रुख अपनाया है। युवा संघर्ष समिति द्वारा खंडपीठ की मांग को लेकर कई आंदोलन किए, चाहे वो ताज का घेराव हो या हाईवे जाम, लेकिन अधिवक्ताओं को सफलता हाथ नहीं लगी। मगर अब युवा संघर्ष समिति शहर के लोगों को जोड़ने का काम करने लगी है। युवा संघर्ष समिति द्वारा अब शहर के कई क्षेत्रों में पोस्टकार्ड अभियान और नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज होटल सपना के जो मालिक हैं डॉक्टर A.K. सिंह जी PCC के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी में अपना बहुत बड़ा वजूद रखते हैं। उन लोगों ने आज हमारी जो मांग है दिल्ली तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन आज करवाया होटल सपना पर, और यहाँ शाह मार्केट से लेकर और जितने भी व्यापारी उनको यहाँ पर दिया जाएगा। और आगे भी जो हमारा कार्यक्रम है या राजा मंडी है, लाजपत सिंह पौष इलाके हमने चुने और एक रथ हम अपने साथ रखने वाले हैं, जिसमें कि पोस्टकार्ड अभियान भी चलेगा। और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जो लोगों की बैराज की मांग है, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम और एयरपोर्ट की मांग है, वो जो है लोगों की मांग को हम दिल्ली तक पहुँचाएं। युवा संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर भगवान टॉकीज से लेकर शाह मार्केट तक जागरूक अभियान चलाया गया। युवा संघर्ष समिति के सचिव नितिन शर्मा ने बताया कि 18 जनवरी को राजा मंडी, सेंट जॉन्स, हरिपर्वत आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं और पोस्टकार्ड अभियान चलाया जाएगा। पार्षद और पत्रकार बनेंगे क्रिकेट खिलाड़ी। जी हां, नगर निगम की ओर से एक मैत्री मैच का आयोजन आगामी दिनों में होने जा रहा है, जो पार्षदों और पत्रकारों के बीच खेला जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि मैच की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि जल्द ही इसकी तारीख भी घोषित कर दी जाएगी, जिसके बाद मुख्य अतिथि और खेल के मैदान का नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम का मैत्री मैच जल्द ही होने जा रहा है। इसे लेकर तैयारी भी जोरों पर है, जिसे लेकर पार्षद और पत्रकारों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि अभी इसकी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन ये तय है कि ये मैच आगामी 15 से 25 जनवरी के बीच खेला जाएगा। खेल के मैदान के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम से बात की जा रही है। जिस तारीख को ये खाली होगा उसी दिन ये मैच खेला जाएगा। अभी इस मैत्री मैच की तिथि नियत नहीं, लेकिन ये क्रिकेट मैच होगा और क्रिकेट मैच नगर निगम के पार्षद एकादश और पत्रकार एकादश के मध्य होगा। इसको 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य जो उपयुक्त तिथि होगी और जिस तिथि पे सभी लोगों की एक राय होगी और जिस तिथि को मैदान उपलब्ध होगा उस तिथि में मौसम को देखते हुए इसे रखा जाएगा। इस मैच के उद्घाटन के मुख्य अतिथि के बारे में पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये भी तय कर लिया जाएगा। एक सप्ताह पहले हुए सामूहिक हत्याकांड, बेटों के द्वारा जमीनी विवाद के चलते अपने पिता, भाई और भाभी के साथ एक मासूम के कत्ल के आरोपियों को बरेली की भूता पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे उनके हाथ एक सफलता लगी है। पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों कलयुगी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों एक सप्ताह से फरार चल रहे थे। बीती रात पुलिस ने तीनों आरोपियों को मैच तमंचे के गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों भले ही पेशेवर अपराधी ना हो, लेकिन इन्होंने जो गुनाह किया है वो माफी के काबिल नहीं है। इन तीनों कलयुगी बेटों ने पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। जिस पिता की उंगली पकड़कर कभी इन्होंने चलना सीखा था, उसी पिता के सीने में इन तीनों कुपुत्रों ने गोलियां उतार दी और हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। महज 42 बीघा जमीन के लालच में ये तीनों इतने अंधे हो गए कि इन्होंने 1 साल की मासूम लक्की को भी नहीं बख्शा। इन्होंने जमीन के लालच में अपने पिता कंतूरी पाल, बड़े भाई रीत राम, उसकी पत्नी सीमा और उसका 1 साल का बेटा लक्की को तमंचे से गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद हत्यारे अर्जुन, रामचंद्र और पप्पू फरार हो गए। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके राहत की सांस ली है। ये जो है 2 जनवरी को 4 मर्डर्स एक साथ एक ही परिवार में हुए थे रात को भूता थाने के अंतर्गत। उसमें जो है पारिवारिक ही मामला था। कंतूरी लाल जो मेन
जिसका मर्डर हुआ उसके 5 औलादें थी। उनमें से 2 औलाद को रतिराम को और नरेश को उसने ज़मीन कर दी थी, बाकी 3 को अर्जुन को, पप्पू को और रामचंद्र को जो है उसने ज़मीन नहीं करी थी। उन्हीं का इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था। तो उसी के अंतर्गत जो है आज इन 3 जनों की गिरफ्तारी हुई है उसी हत्याकांड में, जो कि उनके भाई हैं। और इसमें जो इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए 3 तमंचे जिससे उन्होंने मर्डर किया है वो भी इनसे रिकवरी आज करवाई गई। कहने को तो रामचंद्र नाम है, मगर इस कलयुगी रामचंद्र ने अपने पिता, भाई और भाभी के साथ जो किया वो दिल दहला देने वाला है। पकड़े गए रामचंद्र ने मीडिया से कहा कि उसके पिता ने तीनों भाइयों के साथ विश्वासघात किया था और सारी जमीन रीत राम और नरेश के नाम कर दी थी। रामचंद्र की माने तो उसने अपने पिता से कई बार जमीन में हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। रिश्तेदारों से भी पंचायत करवाई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से इन तीनों को एक कदम उठाना पड़ा। हमारे पिताजी ने जमीन 2 भाइयों के नाम में कर दी और हम लोगों ने नहीं दी। बार बार गांव वालों ने पंचायत भी करवाई, पंचायत नहीं मानी और ऊपर से जान से मारने की धमकी देता रहा कि तेरे हिस्से की जमीन तुझ पे नहीं लगेगी। जब हमें घर से बेघर कर दिया तो हमें डर का आएगा फिर? जब हमें घर में न छत है न जमीन जोतने को तो हम क्या करते? अफसोस क्यों ना परिवार के गए, लेकिन वो हैमान बना पहले, उसके बाद में हैमानियत दूसरे के सिर में सवार हो गई। मैं थोड़ी सी जमीन के लालच में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही इलाके में दहशत है। बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अब इन तीनों की सारी उम्र जेल की काल कोठरी में कटेगी या फिर इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। खैर, ये तो अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा। और ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।